नमस्कार, मैं हूं कविता और आप देख रहे हैं बिगुल 24। इस समय हम जहां हैं ये अंबिकापुर है, सरगुजा का अंबिकापुर, और ये है महामाया मंदिर। अगर आपको ये लग रहा होगा कि आज इतनी भीड़ शिक्षकों की यहाँ पर क्यों लगी है, तो मैं आपको बता दूं कि एक फैसला आया है कोर्ट का, जिसमें 2900 शिक्षक जो सहायक शिक्षक हैं आज वो बेरोजगार होने वाले हैं। उनके ऊपर गाज गिर चुकी है, इसलिए आज महामाया मैया के मंदिर में वो मत्था टेक कर यहाँ से एक यात्रा चालू कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं और जा रहे हैं सीएम से मिलने, उनसे पूछने कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया और इनके बारे में क्यों सोचा नहीं गया। हमारे साथ जो सहायक शिक्षक हैं, हम उनसे बात करेंगे कि आखिर उन्होंने इतना बड़ा कदम इस कड़कड़ाती ठंडी में कैसे लिया। जी, अपना परिचय दीजिएगा। नमस्कार, मेरा नाम अंजलि सराफ है और मैं सीतापुर ब्लॉक में असिस्टेंट टीचर के पद पर पदस्थ हूँ। जी, क्या आप आज ठंडी में 2900 शिक्षक जो हैं उनको अपनी नौकरी पे खतरा मंडरा ही चुका है, कैसे यहाँ से आप लोग रैली निकाल रहे हैं, क्या चाहते हैं सरकार से, क्या मांगे हैं आपकी, बताइएगा। जी, जैसा आपने बिल्कुल बताया कि हमारी नौकरी, हमारी सेवा पे संकट आ चुका है, तो ये है मैम, हमारा एक मामला लंबित था कोर्ट में बीएड वर्सेस बीएड का, लेकिन जब भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई थी तो हम पात्र थे। अब अचानक से एकाएक कोर्ट का कुछ फैसला आ जाता है जो कि हमारे प्रतिकूल है, तो उसी को लेके हमारी सेवा पे सवाल उठ गया है, प्रश्न चिन्ह हो गया है कि हम सेवा में रहेंगे या नहीं रहेंगे। लेकिन हम लोग मैडम पिछले 1.5 साल से नौकरी कर रहे हैं और ऐसे सुदूर क्षेत्रों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, बस्तर और सरगुजा के। यहाँ पे जितनी भी भीड़ दिख रही है सब बीएड धारी सहायक शिक्षक शिक्षिका हैं सरगुजा संभाग के, ऐसे ही हैं बस्तर संभाग में भी मैडम। तो आज हम अब ये यात्रा इसलिए निकाले हैं क्योंकि सरकार से विनम्र अपील है, अनुरोध है कि सरकार बिल्कुल इस बात को अपने संज्ञान में ले और इतने सारे युवाओं का जो भविष्य है उसको गर्त में ना डाले, हमारी से हमको सेवा सुरक्षा प्रदान करे, कोई मार्ग निकाले बीच का, हमको समय दे या किसी दूसरे नौकरी पे समायोजित कर दे। तो आज का मुख्य विषय यही है कि हमारा समायोजन किया जाए किसी दूसरे पद पर, किसी समकक्ष पे स्केल वाले पद पर। मैडम, आप सुन रहे थे कि किस तरीके से इन्होंने आपको बताया कि जब शिक्षा भर्ती जब स्टार्ट हुई थी तब ये बिल्कुल नहीं था कि बीएड धारियों को इसमें नहीं लिया जाएगा सहायक शिक्षक के लिए। तो इनकी क्या गलती है यहाँ पे? या तो उनको शुरू से ही इस पोस्ट में जो बीएड धारी हैं उनको शामिल नहीं करना चाहिए था, शुरू से इस चीज़ की पारदर्शिता रखनी चाहिए थी, ये निर्धारित होना चाहिए था कि कौन इसमें भाग ले सकता है, कौन फॉर्म भर सकता है, कौन नहीं। हमारे साथ और भी लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे। जब शुरू से ही ये निर्धारित था, शुरू में ही ये आया था कि बीएड वाले भी फॉर्म भर सकते हैं, इसमें अप्लाई कर सकते हैं, तो फिर अभी ये सब आप लोगों के साथ क्यों हो रहा है, क्या लगता है? तो मैम, निर्णय तो हम सब जानते हैं कि हमारे पक्ष में यह निर्णय नहीं आया है, लेकिन मैं आप सभी से आज सरकार से यही विनती करना चाहती हूँ कि हमारे बारे में सोचा जाए, क्योंकि हम 1.5 साल से यहाँ पे सेवारत हैं और बहुत कठिनाइयों के सामना करके हम लोग यहाँ पे आए हैं। यहाँ पे सिर्फ लगभग 1600 शिक्षिकाएं हैं जो महिलाएं हैं, वो शिक्षिका हैं, और कई लोगों का शादी हो चुका है, बच्चे हो चुके हैं, उसके बाद में भी वो, और हमारा मेरा ही एज हो चुका है। अब मैं अगले नेक्स्ट भर्ती के लिए मैं तैयारी नहीं कर सकती, मेरा बेटा है, मैं बहुत कठिनाइयों के साथ में आप भी निश्चित थी कि अब आपका जॉब लग चुका है, आप भी निश्चित हो चुकी थी। जी, मैं निश्चिंत हो चुकी थी। तो अच्छा, हम लाइफ जी रहे थे, ये सब चीज़ों से परे थे कि एकदम निश्चिंत हम सोच रहे थे कि हमारा भविष्य अच्छा होगा। एक तो मैं शेड्यूल ट्राइब से आती हूँ मैम, और यहाँ पर आदमी उठ करके, एक महिला उठ करके आ रही है, कदम से कदम समाज से मिलाना चाहती है, और वहाँ पर ये निर्णय आने के बाद में हमको ये लगने लग गया है कि हम कैसे फेस करेंगे। ना हमारे पास एज है, ना हमारे पास अब वो पेशेंस है कि हम बैठ करके बच्चे खिला करके हम वो पढ़ाई कर सकें, वो डेडिकेशन हम कैसे लेके आएंगे, और हमारा जो मोटिवेशन है वो भी तो चला गया मैम। ये निर्णय के बाद में हम कितना मानसिक रूप से प्रताड़ित हो रहे हैं वो हम ही जान रहे हैं। मैं अपना बेटा को घर में छोड़ के आई हूँ, इतने ठंड में मैं कैसे लेके आऊँगी, मैं उसका पालन पोषण कैसे करूँगी? मेरे सामने तो यही सारी समस्याएं खड़ी हैं। यहाँ पे हज़ारों लोग हैं जिनके सामने ये समस्याएं खड़ी हैं, और सिर्फ ट्राइबल्स लोगों के लिए ही 71% लोगों के लिए ये वैकेंसी थी। सब लोगों ने मेहनत किया है। मैं विशेषकर हमारी महिला सशक्तिकरण के लिए मैं जो बात बोलना चाहती हूँ कि सरकार महिलाओं को आगे करने का बात करती है ना, एक तरफ उनके लिए राशि दिया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर जो महिलाएं पढ़ लिख करके खड़ी हो चुकी, नौकरी पा चुकी, उनके पैर के नीचे से धरती खींच ली जा रही है। मैं विनती करती हूँ कि शायद सरकार हमारे लिए हमारी सेवा को सुरक्षित करें, हम सभी महिलाओं के ऊपर से छत को ना खींचें। हमारे बच्चों का जो पालन पोषण के लिए हमने जो सपने देखे हैं उसको टूटने ना दें। मैं विनती करती हूँ और मुझे आशा है कि शायद सरकार हमारी यह प्रार्थना जरूर सुनेगी।
अपनी बेटियों की प्रार्थना जरूर सुनेगी, मैं ये जानती हूँ। आप सुन रहे थे कि किस तरीके से इन्होंने बताया कि जो यहाँ पे सहायक शिक्षक हैं उसमें कुछ ऐसे भी हैं जिनकी एज इस बार के बाद निकल जा रही है, कुछ ऐसे गरीब घर से आते हैं जिन्होंने इस नौकरी को पा करके अभी अपने आप को स्थापित करने की कोशिश करी थी, और कुछ ऐसे हैं जिनकी शादी हो चुकी है और अब उनके पास समय नहीं है कुछ और तैयारी करने का। इन्होंने अपनी नौकरी को छत का दर्जा दिया है, तो आप समझ सकते हैं कि एक किसी भी व्यक्ति के लिए उसके सर पे छत होना कितना ज़रूरी होता है। हम आगे बात करेंगे कि आखिर इतनी कड़कड़ाती ठंड में वो 350 किलोमीटर का सफ़र बिना किसी सहारे के कैसे तय कर रहे हैं। जी, एक तो आपकी मजबूरी है जो है 350 किलोमीटर का सफ़र है, मुश्किलों भरा, यहाँ से आप लोग को पैदल जाना है। क्या कहीं से भी आप लोग को कोई सपोर्ट मिला है? कैसे आप लोगों ने ये निर्णय लिया? जी मैम, अब हम मन में ठान लिए हैं कि हमको सरकार से अपनी बात मनवानी है, तो हम जाएंगे। और ख़ासकर ये डेडिकेशन जो मिलता है अपने परिवार से मिलता है, क्योंकि हम अपने ऐसा है कि हम ड्यूटी से आते हैं, हम अपने माँ बाप से बात कर पाते हैं मैम, मतलब उनको हम बता नहीं पाते अब क्या है। कितने संघर्ष के साथ एक मिनट तक रुके रहे। आप समझ सकते हैं कि जब नौकरी नहीं लगी होती है तो बच्चे कैसे मेहनत करते हैं, लेकिन नौकरी अगर लगने के बाद छीन जाए तो उसका गम, उसका दुख, उसका दर्द क्या होता है आप आज देख रहे होंगे सामने ही कि उन्होंने कैसे बताया कि वो अपने परिवार में, जिस परिवार को वो चलाने के लिए सक्षम थे, मजबूत हो रहे थे, अब उस परिवार में वो जाके ये बता तक नहीं पा रहे हैं कि उनके साथ आखिर क्या हुआ है, आखिर क्या गलती है इन बच्चों की। आप देख रहे हैं जो यहाँ पे भीड़ लगी हुई है, सहायक शिक्षक हैं ये, आज यहाँ पे पढ़कर मेरिट लिस्ट में आकर इन्होंने ये मुकाम हासिल किया था। इन्होंने किसी से छीना नहीं है, ये यहाँ पे अपने काबिलियत के दम पे पहुँचे थे, लेकिन आज ये सड़क पे उतरने को मजबूर हो गए हैं। बीजेपी की 1 साल पूरे हो गए हैं और महिला सशक्तिकरण की बात यहाँ पे चल रही थी जो इन्होंने जैसा कि कहा, लेकिन यहाँ पे अधिकतर महिलाएं भी आपको दिख रही होंगी जो आज सड़कों पे हैं और इस सड़क से वो चलकर 350 किलोमीटर का सफ़र तय करते हुए आज रायपुर जाने को मजबूर है, सिर्फ इसलिए कि किसी तरीके से उनकी नौकरी बच जाए। हमारे साथ और भी सहायक शिक्षक हैं, हम उनसे बात करेंगे कि आखिर इन्होंने इतना मजबूत जो कदम उठाया है कि ये 350 किलोमीटर पैदल जाएंगे सिर्फ इसलिए कि किसी तरीके से इनकी जो नौकरी है वो बच जाए। जी सर, अपना परिचय दीजिएगा। जी, मेरा नाम किशन पटेल है जी, और मेरा पोस्टिंग बरसावर ब्लॉक में है, जसपुर जिले में। जी सर, ये अचानक से ये जो फैसला आया है वो, और उसके बाद आप लोगों को 2900 लोगों को नौकरी से निकाल देना, जबकि पहले बीएड मंजूर था, बीएड वालों को ये बताया गया था कि वो भी इसमें फॉर्म भर सकते हैं, अब इसके बाद अचानक से ये फैसला कहाँ तक सही है? जी मैडम, अब ये कोर्ट का फैसला है, इसमें हम लोग कुछ बोल नहीं सकते, लेकिन हमारे जो मुखिया हैं श्रीमान विष्णुदेव साय जी, वो बहुत संवेदनशील हैं। उनसे हम हमारे सभी सहायक शिक्षकों को बहुत उम्मीदें हैं कि वह हमको कहीं न कहीं समायोजित करेंगे। अभी हमारे वित्त मंत्री ओपी चौधरी जी ने बस्तर में एक इंटरव्यू दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि हम लोग मेरिट होल्डर लोगों के साथ में अन्याय नहीं होने देंगे। तो हमको पूरी छत्तीसगढ़ सरकार से ही उम्मीद है कि वे कहीं न कहीं हमको समायोजित करेंगे और हमारी सेवा को सुरक्षित करेंगे, क्योंकि हम लोग पिछले 1.5 वर्ष से जसपुर के सुदूर अंचलों में सेवाएं दे रहे हैं। सर, तो अभी आप लोग लगभग यहाँ से 2900 लोग जो हैं वो सीएम से मिलने जा रहे हैं, क्या किसी ने कोई सहयोग किया है आप लोगों को यहाँ से पहुँचने तक रायपुर? किसी तरीके का कोई सहयोग मिला है? कोई एम्बुलेंस आपको मिला है अगर रास्ते में किसी की तबीयत खराब हो जाती है? कोई भी सहयोग बताइएगा कि सरकार की तरफ से आपको मिला है? जी, सरकार ने एम्बुलेंस का सहयोग किया है और बाकी सब हम लोगों ने अरेंजमेंट किया हुआ है। तो 350 किलोमीटर का सफ़र है सर, और आपके साथ महिलाएं भी हैं, महिलाओं के साथ उनके बच्चे भी हैं, कुछ हैंडीकैप भी हैं, कैसे आप वहां तक पहुंच पाएंगे? क्या क्या मुश्किलें आपको सामने दिख रही हैं? जी मैम, मुश्किलें तो बहुत सारी हैं, लेकिन हमको अभी हमारी सेवा सुरक्षा करना ज़्यादा ज़रूरी है, तो मुश्किलों पर ज़्यादा ध्यान ना देते हुए हम लोग अभी सरकार का इस ओर ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं कि किसी तरह से हम लोग का जॉब को सुरक्षित किया जाएगा।
अगर आपको ठंड में 2 किलोमीटर पैदल शाम को चलने अगर बोला जाए तो शायद आपके भी कदम ठिठक जाएंगे, आप वहीं रुक जाएंगे कि ऐसी सर्दी में आप कैसे निकले। लेकिन अगर अपने आसपास आप नज़र उठा के देखिए किस तरीके से महिलाएं और उनके साथ बच्चे भी हैं, वो आज यहाँ से अंबिकापुर, आप देख रहे हैं अंबिकापुर का महामाया मंदिर है, यहाँ से रायपुर पहुँचने को निकल रहे हैं महामाया मैया का आशीर्वाद लेकर के, सिर्फ इसलिए कि किसी तरीके से इनकी नौकरी बच जाए। आप समझ सकते हैं कि जो हमारा छत्तीसगढ़ है वन अंचल क्षेत्र है, वन ही वन यहाँ पे मौजूद है और उस रास्ते में कितने वन मिलेंगे। आप रायपुर का अगर आपको रास्ता पता होगा तो उसमें बहुत सारे वन परिक्षेत्र हैं और उसमें कितनी ठंडक होगी और वहाँ से ये कैसे गुजरेंगे, आप इसका अनुभव करिए और इनके साथ आकर खड़े होइए। जी सर, जी सर बताइएगा क्या मांगे हैं आपकी, क्या चाहते हैं, कितना दर्द अभी आप लोग झेल रहे हैं? हम विष्णु सरकार से ही मांग करते हैं कि हमारी सुरक्षा, हमारी जो सेवा की सुरक्षा करें, क्योंकि हमने बहुत मुश्किल से ये नौकरी पाई है जी। मैंने बीएड करने के लिए कर्ज से पढ़ाई किया है, उसके लिए मुझे खेत बेचने पड़े हैं। मैं शादीशुदा हूँ, मेरी एक बच्ची है ना, तो पूरा परिवार मेरे ऊपर ही निर्भर है। मेरी बूढ़ी माँ भी है ना, जो मेरे ऊपर ही निर्भर है। और हमने बीएड किया, बीएड करने के बाद हमको आशा जगा कि हम एक शासकीय शिक्षक बनेंगे। फिर उसके बाद हमने नोटिफिकेशन को देखकर हमने तैयारी किया और हमने दिन रात एक कर दिया। हमने 5 साल तक तैयारी किया कि कब नोटिफिकेशन आएगा तो हम शिक्षक बनेंगे। और आज हम जब शिक्षक बन गए, जबकि नोटिफिकेशन स्पष्ट लिखा था कि बीएड डीएड सभी एलिजिबल है ना, और उसके अनुसार से हमने मेरिट लाया और मैं मेरिट से हूँ, है ना। और उसके बाद हमें ज्वाइनिंग मिल गई, लेकिन अचानक राजस्थान का एक केस था जिसका मतलब जो ऑर्डर था उसे बाद में अनाउंस किया गया, तो 11 अगस्त को उसे अनाउंस किया, उसमें बोला कि आप बीएड एलिजिबल नहीं। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ और सरकार से भी मैं विनती करता हूँ कि हमारी इसमें क्या गलती है।